हेलो डीएलएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। सोशल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है अभिजात वर्ग या एरिस्टोक्रेसी। तो इसका अगर हम अर्थ समझें तो एरिस्टोक्रेसी या अभिजात वर्ग जो है वो शासन व्यवस्था की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम शासक और शासित वर्ग के आधार पर हम दो वर्गों में विभाजित करते हैं, दो भागों में विभाजित करते हैं और हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि एक शासक वर्ग है और दूसरा शासित वर्ग है। तो जो शासक वर्ग है उसे अभिजात वर्ग का नाम दिया गया है। ये शासक वर्ग जो है वो अपनी क्षमता, अपनी योग्यता, अपनी शक्ति के आधार पर जो शासक या सामान्य या आम साधारण नागरिक जो होते हैं उनके ऊपर अपना शासन स्थापित करते हैं, उनके ऊपर अपना शासन चलाते हैं। तो इस प्रकार से जो शासक वर्ग है उसे अभिजात वर्ग या अभिजन के नाम से संबोधित किया गया है। अब हम इसका अर्थ समझते हुए ये देखने का प्रयास करते हैं कि अभिजन वास्तव में है क्या। शक्ति एवं सत्ता की अवधारणा समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र की मूल अवधारणा है। मानव के सार्वजनिक और राजनीतिक व्यवहार को समझने में इस अवधारणा का अतुलनीय महत्व है, यद्यपि इन दोनों का प्रयोग पर्यायवाची की तरह किया जाता है, पर राजनीतिक समाजशास्त्र में इसका विशिष्ट अर्थ है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में केवल शक्ति जो है वो कुछ लोगों अथवा अल्पसंख्यक समूह में ही केंद्रित होती है। यह किस प्रकार का होता है? राजनीति समाजशास्त्र में इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के प्रयासों के परिणाम स्वरूप ही अभिजन, संभ्रांतजन या श्रेष्ठजन संबंधी सिद्धांतों का विकास हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि जो समाज में जो शासक वर्ग है या अभिजन वर्ग है इनकी संख्या जो है वो प्रायः कम होती है और जो शासित वर्ग है जिनके ऊपर शासन किया जाता है या जो सामान्य वर्ग है या जनसाधारण वर्ग जो है वो उनकी संख्या अधिक होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ये शासक वर्ग या अभिजन वर्ग है ये अल्पसंख्यक की कैटेगरी में और जो शासित वर्ग है जिसके ऊपर शासन किया जाता है वो बहुसंख्यक कैटेगरी में आते हैं। यानी कि बहुत थोड़े लोग जो हैं वो बहुत अधिक व्यक्तियों के ऊपर अपना शासन स्थापित करते हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी शक्ति एवं सत्ता का उपयोग उनके ऊपर शासन करने के लिए करते हैं। तो इस प्रकार से इन अभिजात वर्ग के लोगों को अभिजन, संभ्रांत जन या श्रेष्ठ जन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अभिजात सिद्धांत इस तथ्य पर आधारित है कि प्रत्येक समाज में मोटे तौर पर दो भिन्न वर्ग पाए जाते हैं, जैसा कि अभी हमने ये स्पष्ट किया है। एक थोड़े या अल्पसंख्यक लोगों का वर्ग जो अपनी क्षमता के आधार पर समाज को सर्वोच्च नेतृत्व प्रदान करता है तथा शासन करता है, तथा दूसरा जनसमूह या असंख्य साधारण जनों का वर्ग जिसके भाग्य में शासित होना लिखा है। प्रथम वर्ग को अभिजन वर्ग एलीट, यानी प्रथम वर्ग जो अभिजन वर्ग के अंतर्गत आता है उसे एलीट और दूसरे को जो जनसमूह होता है उसे मॉसेस के नाम से संबोधित किया जाता है। अभिजन की अवधारणा को पहले केवल राजनीतिक दृष्टि से ही देखा जाता था तथा केवल शासक वर्ग एवं शक्तिशाली अभिजन की ओर ध्यान दिया जाता था। तो इस प्रकार से पहले जो है यहाँ पर इस शासन पद्धति में सिर्फ अभिजन वर्ग या अभिजात वर्ग ही महत्वपूर्ण था, इम्पोर्टेंट था। जो शासित वर्ग है उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार से जब इस सिद्धांत का अध्ययन करते थे तो सिर्फ अभिजन वर्ग के आधार पर ही इस सिद्धांत का अध्ययन किया जाता था, परंतु आज समय बदल चुका है, ऐसा नहीं है। आज अभिजनों में शक्तिशाली वर्ग जो है वो सम्मिलित है। इसके अंतर्गत अभिजन वर्ग, पूंजीपति वर्ग, सैनिक अभिजन, शासक वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग, नौकरशाह तथा प्रबंधकों को भी सम्मिलित किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज के समय में अभिजात वर्ग का जो है वो कॉन्सेप्ट थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया है और इसके अंतर्गत सिर्फ शासक को ही नहीं बल्कि ये जो कुछ उदाहरण दिए गए हैं जैसे पूंजीपति, सैनिक, शासक, बुद्धिजीवी, नौकरशाह, प्रबंधक आदि, इन्हें भी इस अभिजात वर्ग में सम्मिलित किया गया है। शक्ति के असमान वितरण के अतिरिक्त सामाजिक स्तरीकरण के अध्ययनों ने भी अभिजन सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो हम सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन करते हैं तो इस सिद्धांत के फलस्वरूप भी अभिजन की अवधारणा स्पष्ट होती है। आज अभिजन का संप्रत्यय राजनीतिक शास्त्र, समाजशास्त्र एवं राजनीतिक समाजशास्त्र में एक मौलिक संप्रत्यय माना जाता है। यह संप्रत्यय सामाजिक राजनीतिक यथार्थ को समझने में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रत्येक समाज में किसी न किसी प्रकार का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संस्तरण पाया जाता है, यानी कि स्तरीकरण पाया जाता है। प्रत्येक समाज में
सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिरीकरण पाया जाता है। इसी आधार पर हम अभिजन वर्ग को स्पष्ट कर सकते हैं, उसे इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। अब हम बात करते हैं समाज में शक्ति विभाजन के अभिजन सिद्धांत। तो समाज में शक्ति विभाजन के अभिजन सिद्धांत कौन कौन से हो सकते हैं? इसमें क्या हो सकता है? अभिजन जो है वो एलाइट शब्द का प्रयोग, अभिजन यानी कि एलाइट शब्द का प्रयोग 17वीं शताब्दी में विशेष एवं सबसे उत्तम वस्तुओं अथवा गुणों के लिए किया जाता था। इस अर्थ में यह शब्द वज्र, क्रैक, सैनिक दस्तों अथवा अभिजात वर्ग जैसे उच्च स्तर के व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता था। 19वीं शताब्दी के अंत तक इस शब्द का प्रयोग सामाजिक एवं राजनीतिक लेखों में व्यापक रूप से नहीं हुआ था। 20वीं शताब्दी में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पश्चिमी देशों एवं अमेरिका में अभिजन की अवधारणा एवं इसके सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय हुए। तभी से अभिजन की अवधारणा व्यापक रूप से सामाजिक विज्ञान में प्रयुक्त की जाने लगी थी। अब हम बात करते हैं कुछ विद्वानों की जिन्होंने अभिजात वर्ग या अभिजन के सिद्धांत को अपने अपने हिसाब से अपने अपने तरीके से स्पष्ट किया है, जिसमें पैरेटो का नाम जो है वो लिखित है यहाँ पर। इन्होंने अभिजन को परिभाषित करते हुए कहा कि प्रत्येक विशिष्ट मानवीय क्रिया जैसे न्यायालय, व्यापार, कला, राजनीति, इनमें अगर हम व्यक्तियों की गतिविधियों के क्षेत्र के सूचकों को अंक दे दें तो जो व्यक्ति सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं उन्हें अभिजन कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अभिजनों में उन सभी सफल व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है जो प्रत्येक गतिविधि में और समाज के प्रत्येक स्तर पर सर्वोच्च होते हैं। इनके शब्दों में जिन व्यक्तियों को किसी विशिष्ट मानवीय गतिविधि के क्षेत्र में सर्वोच्च अंक मिले, यदि उसका एक वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग को अभिजन वर्ग का नाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से विल्फ्रेडो पैरेटो ने अभिजन वर्ग को परिभाषित किया है और इन्होंने अंकों के आधार पर विभाजित करके जो अभिजन वर्ग है उसको स्पष्ट किया है। इसके बाद जो हेरोल्ड डी लेसवेल हैं, इन्होंने अपने शब्दों में राजनीतिक अभिजनों में राजनीतिक निकाय के सत्ताधारियों का समावेश होता है, ऐसा इन्होंने बताया। सत्ताधारियों में वह नेतृत्व एवं सामाजिक रचना भी सम्मिलित है जिसमें नेताओं का उद्भव होता है तथा जिसके प्रति किसी निश्चित अवधि तक वे उत्तरदायी होते हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अभिजन वर्ग को स्पष्ट करते हुए ये बताया कि जो शासक वर्ग है, जो शासन करते हैं, जो सत्ताधारी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें हम अभिजन वर्ग में सम्मिलित करते हैं और ये जो है वो समाज के प्रति उत्तरदायी होते हैं और जिस समय तक इनका शासन होता है उस समय तक ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समाज के प्रति होती है। तो इस प्रकार से विद्वानों ने भी अभिजन वर्ग को अपने अपने अनुसार परिभाषित किया है। तो छात्रों, ये टॉपिक जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। धन्यवाद।